नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन शुरू हुआ है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे। टाइम शुरू हुआ है आपका अब। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है। देखिएगा, मानव विकास थोड़ा कनेक्शन भी चेक कर लेता हूं। मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम है? तो ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि जो डेवलपमेंट होता है, एक अभिवृद्धि होता है। अभिवृद्धि आपके शरीर से डिपेंड करता है। वो एक क्या होता है, सीमित समय के लिए होता है। लेकिन जो आपका वंशक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी, और वातावरण का मतलब होता है एनवायरमेंट। तो यहीं से डेवलपमेंट का जो है सिस्टम चालू होता है। आपने जो अपने पेट में रहकर पूर्वजों से गुण प्राप्त करे हैं, वंशानुक्रम, और वातावरण का मतलब है पेट से बाहर आने के बाद, यानी जन्म के उपरांत। सिंपल सी बात है, जन्म से उपरांत आपने शिक्षा ग्रहण करी है, उसका क्या फर्क पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे, यार सिंपल सी बात है, अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अभिप्रेरित का मतलब होता है कि जिनको प्रेरणा दी जाती है। सिंपल सी बात। समय शुरू हुआ है अब। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर 4 ईयर है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम बात करें, क्या सर, अगर सर हम बात करें इस क्वेश्चन की, समय समाप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखो, सही नहीं है में बताना है, यानी नॉट, हमें निगेटिव वाला बताना है। बेचुनौती कार्य पसंद करते हैं, ये तो आपका सही है। लेकिन क्या है, सिंपल सी बात, अभिप्रेरित बच्चे हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर जोखिम भरा कार्य नहीं होगा, कठिन कार्य नहीं होगा, तो वो ऊब जाते हैं जल्दी। वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, बिल्कुल, अभिप्रेरित बच्चे हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। वे हमेशा सफल होते हैं। याद रखना है, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि हमेशा सफल नहीं होते हैं। क्या अभिप्रेरित बच्चे जरूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है कि हमेशा सफल हो। तो ये क्राइटेरिया आपका राइट आंसर की तरफ चला जाएगा। चाहे जितना बच्चा ब्रिलियंट हो, मनोविज्ञान में ये नहीं कहा जा सकता कि वो फेल होगा। तो याद रखना, फेल होना भी जरूरी है, क्योंकि त्रुटियां ही आगे के सीखने को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा ये। समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया। जी हाँ साहब, अपना जवाब कमेंट करिएगा। तो देखिएगा, समय आपका समाप्त हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। किशोरावस्था में संवेग का मतलब होता है इमोशन। संवेगात्मक सिद्धांत दिया है मैकडोगल साहब ने। प्रवृत्तियां दी हैं 4, ठीक है, और वो 14 दी हैं। मूल प्रवृत्तियों की बात आए, जैसे अगर हम बात करें खोज की क्या होती है, अन्वेषण की क्या होती है, तो आप आश्चर्य की बात करते हो ना। सिंपल सी बात, अगर हम कहें कि किशोरावस्था में संवेगात्मक की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या बिल्कुल होती है, क्योंकि यह एज जो होती है वो होती है 13 से 18 साल की, ठीक है। नई परिस्थिति के साथ समायोजन बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके साथ ही साथ याद रखना है क्या गाइस, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि किशोरावस्था एडोलसेंस के बारे में किसने कहा था? एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी थी? स्टैनली हॉल ने लिखी थी। किशोरावस्था गोल्डन एज भी कहलाती है। किशोरावस्था व्यवसाय के लिए, यानी इस अवस्था में बच्चा व्यवसाय ढूंढता है, और यह बड़ी ही तूफान और प्रबल तनाव वाली अवस्था होती है। टेंशन बच्चा इसी में लेता है। शरीर का जो विकास होता है वो उच्चतम स्तर पर, मानसिक का उच्चतम स्तर पर यही अवस्था है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि शरीर का विकास या मानसिक विकास किसमें होता है, तो वो शैशवावस्था होती है सबसे तेजी से, ठीक है। हाँ जी, ये लास्ट स्टेज होती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? अब यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। एक पहला लो लेवल का, दूसरा थोड़ा मीडियम, और तीसरा आपका बनेगा बहुत ज्यादा हाईएस्ट। अब देखिएगा, चौथा है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। समय समाप्त हो चुका है। पहला ऑप्शन से सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। पहला क्वेश्चन तो आपका यही पहला लेवल का बनता है कि सामाजिक एवं मित्रवत व्यवहार के धनी होते हैं या तनाव मुक्त होते हैं। अब देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। क्या आंसर पहले के साथ जाएगा या तीसरे के साथ जाएगा? देखो सिंपल सी बात मेरे भाई, ये समझो, सिंपल सी बात ये समझो कि जो चौथा है सामाजिकता वही बच्चे होंगे जो बहिर्मुखी होंगे। मतलब बहिर्मुखी का मतलब होता है कि जो अपनी बात किसी दूसरे को बता देते हैं, अपने विचार किसी दूसरे को बता देते हैं, और ये जब बता देते हैं तो ये तनाव यानी टेंशन से बिल्कुल मुक्त होते हैं। अच्छा, जब सामाजिकता से इनका तालमेल रहेगा तो मित्र ज्यादा होंगे इनके, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक होता है आपका अंतर्मुखी, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है, एक उभयमुखी होता है। अंतर्मुखी जो किसी को नहीं बताता अपने मन की बात, अकेले रहना पसंद करता है। बहिर्मुखी समाज रूप से रहना पसंद करता है, मित्र बहुत होते हैं। तो आर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, ठीक है।
एक चीज और, दूसरे लेवल में यह क्वेश्चन आता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी को किसने बांटा है, तो आपका राइट आंसर होगा जुंग। ठीक है, जुंग होगा। जुंग को या युंग को हम कह सकते हैं, एक ही बात है, इंग्लिश और हिंदी में फर्क है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, और इनसे बस केवल एक और क्वेश्चन आता है थोड़ा सा कठिन, आपसे बस इतना पूछा जाता है कि जो अपने में मग्न रहते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तो वो अंतर्मुखी कहलाते हैं। तो तीसरा टाइप का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर यहां पर नीचे गलत। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया, मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, लास्ट में मैं आपके नाम वगैरह ले लूँगा, टेंशन मत लो। सारे बच्चे हमारे पुराने नए बच्चे, बहुत बढ़िया। आप सभी को जय हिंद दोस्तों, क्योंकि आप सही समय पर आते हो। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे, अपना जरूर प्लेस मुझे लिखें, मैं रात के 12-1 बजे आपके सारे कमेंट्स चेक करता रहता हूँ। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार, मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया है। क्यों रिपीट किया है, इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो याद ये रखना है कि देखिएगा, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी अतिमानव वह होता है। अच्छा, सुपरस्टार की अगर हम परिभाषा देखें, एक बॉलीवुड या हॉलीवुड में चले जाए तो आप कहते हो कि जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बस वही। मनोविज्ञान, सी टेट और टेट एग्जाम जो आपके स्टेट लेवल में होते हैं, वो केवल एक ही आंसर मांगते हैं, ज्यादा लोगों द्वारा चयन किया जाए। याद रखना, विविध जोड़ों को मतलब लगा देना, क्योंकि विविध जोड़ा अगर ले लोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद रखना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी बच्चों का 5 का सी आ रहा है, क्योंकि जब भी आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को तो आप आगे से ध्यान रखना, मैंने डबल बार इस क्वेश्चन को लिया है, ज्यादा लोगों द्वारा जो आपका चयन किया जाता है, ठीक है, विविध जोड़े नहीं आएगा मेरे भाई, बस इतना याद रखना। मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि सी टेट आंसर नहीं मानता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तो इसलिए अन्य राज्य स्तरीय जो परीक्षा है वो भी आपकी यहां पर सी टेट को फॉलो करेंगे। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग किसने किया था। अच्छा, मैंने ये आपको जरूर बताया था कि शब्द सहचर्य परीक्षण का प्रयोग जो है किसने किया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कब किया था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन लिए थे, लेकिन इस बार छठा क्वेश्चन एक ही में है, सब मिक्सअप कर दिया है मैंने, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बेहतरीन गाइस। हाँ, बस ज्यादा लोगों द्वारा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, समय समाप्त हो चुका है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन, व्यक्तित्व को कहते हैं हम इंग्लिश में पर्सनालिटी। अच्छा, पर्सनालिटी को मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, पर्सनालिटी के इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, और बना किससे है, परसोना से बना है। क्या सर, परसोना से बना है, और ये एक शब्द है यूनानी, ठीक है, यूनानी शब्द है। लैटिन भाषा भी कभी कभी आ जाता है जब आप यूनान से नहीं मानते, क्योंकि यूनान में एक परंपरा थी जिसका मतलब होता है मुखौटा, ठीक है, तो परसोना का मतलब होता है मुखौटा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 6 का सी क्यों मार रहे हो मेरे भाई, जुंग ने दिया था, सिंपल सी बात है, जुंग ने दिया था, ठीक है, जुंग ने दिया था, याद रख लेना है। व्यक्तित्व के शब्द सहचर्य परीक्षण को जुंग ने दिया था। सी तो आपका क्रिया प्रसूत में चला जाता है। क्रिया प्रसूत का नियम स्किनर, पावलाव का शब्द आता है जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव जो आपके कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने आपके चूहे पर प्रयोग किया क्रिया प्रसूत के नियम के अनुसार, ठीक है। और जांगनीज कोई है ही नहीं मनोवैज्ञानिक, मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा 1910, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 7वां, थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीन को छोटा किया है, समय शुरू हुआ है, अब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, सभी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी के देख रहा हूं। अरे महान महान वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो अंजलि। हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। अब देखो, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की एज होती है, आप कहते हो सर जन्म से 5 साल होती है आपकी शिशुवावस्था, और 5 से ऊपर वाली 12 तक होती है आपकी बाल्यावस्था। इसी कैटेगरी में तो रहेगा वो। अच्छा, कैटेगरी में जब रहेगा तो वो कहेगा कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था की जो एज होती है वो कहता है कि मित्रवत व्यवहार होने चाहिए, टोली की अवस्था है, ये गैंग एज कहलाती है, यह दोस्तों मित्रपूर्ण अवस्था है। सिंपल सी बात है, ये आपने सुना होगा कि नहीं होगा। तो यार मुझे बस इतना बता दो कि पहला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा कह रहा है पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं। तो यार पुरुषोचित और स्त्रियोचित की कोई बात ही नहीं होती, वो बच्चा है, ठीक है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना कौन नहीं चाहता है, कौन बच्चा नहीं चाहता कि आत्मनिर्भर हो। जो स्टार्टिंग की एज होती है उसके अनुसार अपने हम उम्रों के साथ रहकर सीखना, बिल्कुल, क्योंकि एज ही होती है टोली एज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। इसमें मेल मेल खेलता है, फीमेल फीमेल खेलती है, यानी बच्चा जो होता है मेल मेल की तरफ आकर्षित होता है और फीमेल फीमेल की तरफ, मैंने आपको रिपीट किया था, ठीक है, याद रखना है। और जैसे ही आपका किशोरावस्था में पहुंचता है वैसे ही क्या होता है, वैसे ही दोस्तों पहुंच जाता है आपका, उल्टा हो जाता है, मेल फीमेल, और ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8,
अधिगम में संयोजनवाद का प्रतिपादन किसने किया है गाइस? बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। मैं नाम ले लेता हूँ, कुछ नाम ले लेता हूँ, लास्ट में सभी नाम ले लूँगा। शिवम पांडे हैं, राम रतन हैं, प्रतीक्षा, रूबी, रेखा, विनोद सिंह, नीलम, पूजा, एसपी कुड़िया, रंजना, संदीप खरे, अवधेश रोरिया, मोहम्मद हसन, विमल कुमार, रानी बंटी, मिश्रा, सुशील सिंधे। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है गाइस। चलते हैं फिर लेंगे आगे। अधिगम में संयोजनवाद का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक साहब वो साहब हैं जिन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। क्या सर? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। इनके नियम के अनुसार मैंने एक और क्वेश्चन आपको बताया था। क्या सर? इनके नियम के अनुसार एक क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है। देखो थॉर्नडाइक आपका आंसर हो जाएगा। संयोजनवाद अगर पूछे, अगर आपसे पूछे संबंधवाद पूछे, अगर आपसे पूछे जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ध्यान देना, इसको नजरअंदाज मत करना। SR बॉन्ड यानी उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी, संबंधवाद, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है, ये त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सारी चीजें हैं थॉर्नडाइक ने दी हैं। नाम एक ही है, एक ही सिद्धांत दिया है। इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दिए थे अधिगम के पहले नियम। बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्या सर? बिल्ली पर प्रयोग किया था, कैट पर। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ये बता दीजिएगा कि पूरे अधिगम में, पूरे मनोविज्ञान में मंद बुद्धि बच्चे के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा? ऑप्शंस आपको यही मिलेंगे। तो भी आपका थॉर्नडाइक होगा क्योंकि बच्चे करके सीखेंगे और गलतियां होंगी। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। धीमे धीमे गति जो है बच्चों की होगी। मंद बुद्धि के लिए धीमी गति इंपॉर्टेंट होती है, तो धीमी गति से सीखने के लिए आपको आंसर लगाना है थॉर्नडाइक, ठीक है। हाँ जी, थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रायड किया जा। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं आपके जो है वॉटसन है, इसके जनक, ठीक है, वॉटसन। और संबंधवाद की बात करी थी आपको, मैंने बताया था थॉर्नडाइक, अभी ऊपर बताया। गेस्टाल्टवाद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और कोहलर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के सिंपल से प्रयोग करता, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? ब्रजमोहन, देख लिया भैया, इतना मत लिखा करो। प्रहलाद, तो भैया समय समाप्त हो चुका है। अब आपका समय समाप्त हो चुका है अब, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन, अच्छा बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, आप उसको पढ़ाओगे, आप उसका मूल्यांकन करोगे। आप मूल्यांकन करोगे लेकिन किस पहलू का करोगे? यार छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन कि वो बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, क्या कक्षा अभिलेख जो यूज करते हो आप उसका करोगे, या फिर कार्य निष्पादन, आपने जो काम किया है या बच्चों ने काम किया है उसका निष्पादन, या ज्ञान क्षमता का। यार सिंपल सी बात है कि आपने जो पढ़ाया है किस स्तर तक बच्चे ने कैप्चर किया है, कैपेसिटी का, यानी नॉलेज की कैपेसिटी को चेक करोगे आप, तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना रिपीट होता है कुछ कहने को नहीं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हाँ सर जी, एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है ना, एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे। राकेश नामदेव, नाम ले लिया, टेंशन मत लो, हम लास्ट में लेंगे, आप टेंशन मत लिया करो। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है? दो व्यक्ति, देखो व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है कि मैंने आपको बार बार बताया है कि एक ही गर्भ से उत्पन्न दो जुड़वे बच्चे भी कभी चाहे दिखते जैसे भी हों, सेम टू सेम हो, ठीक है। एक भी बच्चा उनमें से, यानी दो बच्चे हो सकते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क होगा, कभी सेम नहीं हो सकते, मनोविज्ञान कहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 में क्या दिया है, क्योंकि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से एक नहीं हो सकते, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ये सारे गलत हो जाएंगे। हाँ जी, चाहे आपका जुड़वा ही बच्चा क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसने सीखने के आर सिद्धांत का प्रतिपादन और किस पर किया? 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के जवाब देने हैं। 2 क्वेश्चन है, पहला आपको बताना है किस पर किया, दूसरा आपको बताना है किसने किया। हाँ जी, बहुत बढ़िया साहब। अब देखिएगा गाइस, यहां पर एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे, आपसे निवेदन रहेगा कि सभी बच्चे शेयर कर देंगे। हाँ जी, सभी बच्चे, मुझे हर बच्चा कमेंट्स में चाहिए। अब देखिएगा क्या है, अगर ब्लर आ रहा है, किट्टू कह रही ब्लर आ रहा है,
तो अपने 3 डॉट्स पे जाएगा, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएगा। 140 पे चल रहा होगा, ठीक है आपका, और वो जो है आपको कर लेना है 360 पे। 3 डॉट्स पे ऊपर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा क्वालिटी को। अब देखो किसने सीखने के आर टाइप, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कल ट्रिक बताई थी मैंने, आर टाइप का प्रतिपादन किसने किया था? आर टाइप का प्रतिपादन किया था स्किनर ने, स्किनर ने किया था, ठीक है, स्किनर ने किया था। 12 का बी बिल्कुल सही बात है, स्किनर ने किया था। आर से निकला था रैट, और रैट का मतलब मैंने बताया था कि रैट से ही आपको आर टाइप लगा लेना है, तो इसलिए राइट आंसर स्किनर, और चूहा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत का नियम दिया था। और आपको एक चीज याद रखना है, आर टाइप का मतलब होता है रेस्पॉन्स, क्लियर। अनुक्रिया सिद्धांत को सबसे पहले बताया था, जबकि यस टाइप की बात करी थी मैंने आपको कल बताया था, यस टाइप को स्टिमुलस कहा जाता है, वो दिया था पावलोव ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा बड़ा क्वेश्चन है, और आप एक शिक्षक के तौर पर कैसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया साहब, पूजा सिंह, प्रिया, जूली यादव, ब्रजेंद्र कुमार। बहुत बढ़िया। तो भैया समय समाप्त हो चुका है आपका। शिक्षा के समान अवसर का अर्थ है एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र एवं धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। या फिर एक बालक को, यहां पर मैं देख लेता हूं, एक बार कनेक्शन मेरा लॉस हुआ है। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए, क्या यह हो सकता है? एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्री का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यवसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। भाई सिंपल सी बात है, आप ऐसी शिक्षा दो जो सबसे बेस्ट हो। यानी देखिएगा, आपको ऐसा लग रहा हो कि चारों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप एक ऐसी शिक्षा देना चाहते हो, क्या आप एक ऐसी शिक्षा देना चाहते हो, माफी चाहेंगे, क्या एक ऐसी शिक्षा आप देना चाहते हो जो आप लिमिट समय तक देना चाहते हो कि आगे के लिए भी देना चाहते हो? सिंपल सी बात है, उसके जीवन में काम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, क्या आपको बताना है? एक बुद्धि का सिद्धांत बिने, द्विबुद्धि का स्पीयरमैन, त्रिबुद्धि स्पीयरमैन, और बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने। इसके अलावा त्रिविमीय सिद्धांत दिया है आपका गिलफोर्ड ने। इन्होंने बताया, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा में अनुबंधित कौशल, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। जो यार सिंपल सी बात है, जो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो उन सभी को बताना चाहेंगे जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के बारे में, बहुत सी बुद्धियों के बारे में वर्णन किया था अपने साहब हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। बुद्धि के प्रयोगकर्ता के बारे में मैंने गाल्टन साहब को लिया था। साथ ही साथ बुद्धि के सूत्र का, आईक्यू का सूत्र आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी की बात होती है, मानसिक आयु जो है ऊपर रहेगी हमेशा, वास्तविक आयु नीचे रहेगी, इंटू 100। 100 जब लग जाएगा तो ये बन जाएगा टर्मेन का, और 100 नहीं होगा तो ये बन जाएगा स्टर्न का सूत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे हैं गाइस? बहुत बढ़िया, हाँ जी, इतने बच्चे देख रहे हैं, एक बार लाइव सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, निवेदन रहेगा आपसे। देखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सफल होता है, मैंने ये भी बताया, ठीक है। अभिप्रेरित बच्चा होता है, हाँ, उसको ये जरूर है कि अगर उसको सिंपल काम दोगे तो वो उबेगा, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा काम चाहिए जो बड़े ही जोखिम भरा हो, कठिनाई भरा हो। जोखिम का मतलब है कि दिमागी रूप से जोखिम। ये बच्चा जो है, बच्चे देखो यहां पर एक बहिर्मुखी लिखा है, और एक लिखा है बहुत परिश्रमी, और एक लिखा है अभिसारी। तीनों आंसर आपके सही लग रहे हैं, लेकिन अब आपके हिसाब से क्या होगा? तो सिंपल सी बात मेरे भाई ये समझना कि क्या होता है कि अपसारी चिंतक हो जाएगा। प्रतिभाशाली, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड करता है, और
हमेशा ही ट्रेंड करता है, चाहे जूनियर स्तर की चाहे प्राइमरी स्तर की, हमेशा की बात करें आपको, राज्य स्तर में तो बहुत ही ज़्यादा करता है। क्योंकि अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि हमने आपको पहले बताया है कि कोई भी चीज़ जैसे अगर मैं पूछ दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी या बिहार की राजधानी या फिर राजस्थान की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो आप ये कहोगे कहीं ना कहीं कि आपका एक ही आंसर आएगा। लेकिन मैं कह दूं कि मध्य प्रदेश में क्या आपने देखा, क्या क्या आप जानते हो मध्य प्रदेश के बारे में, तो उन कक्षाओं में जितने भी लड़के थे पहले तो ये दे रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में केवल एक आंसर आ रहा था सभी के मुंह से। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे प्लेस कौन से हैं, तो आप कोई कहेगा ये रहा, कोई कहेगा वो रहा। तो यार सिंपल सी बात है, यानी बहुत सारी चीजें जिसमें समाहित होती हैं वो अपसारी चिंतक कहलाता है, प्रतिभाशाली चिंतक कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। बहुत बढ़िया गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समय शुरू हो चुका है आपका। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब बताया है, यानी कोई भी बच्चा, कोई दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते, कोई दो व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते, चाहे बिल्कुल वो एक तरीके से दिखते हों, सामने से बिल्कुल हूबहू दिखते हों। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? अब व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने में क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य। क्या मैं ये करूंगा या फिर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे? सिंपल सी बात बताना मुझे। अब देखिएगा, सिंपल सी बात यह है, यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा था? विभिन्नताओं का पूरा करना चाहिए। तो बच्चों का आंसर क्या है? यहां पर मैं देख लेता हूं एक बार। बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैंने नीचे आंसर गलत दिया है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए हम व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रयोग करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि बच्चा पास हुआ है या बच्चा फेल हुआ है। हम अगर ये करेंगे तो एक बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? हीनता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ट्वेंटी सिक्स का डी कौन मार रहा है भैया? श्यामुंदर मथुरा कौन क्या है भाई? 26 नंबर तो है ही नहीं इस वीडियो में। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी के अनुकूल क्षमता, विद्यार्थी की, यहाँ पर ये देखिएगा ये वाला गलत लिखा है, विद्यार्थी की ओर शिक्षक का ध्यान केंद्रित करने पर। यही हो जाएगा, सिंपल सी बात। एक शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है, एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, न तो किसी का ध्यान आकर्षित करना है, ना ही किसी को अपना बनाना है, बस सभी बच्चों के साथ आदर्श व्यवहार करेगा एक शिक्षक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं किया जा सकता है, शिक्षक को ध्यान आकर्षित करने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम था कि हमें सर आंसर बताइएगा, कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मूल्यांकन क्या होता है। हाँ जी, तो इसलिए इस वीडियो में 2 क्वेश्चन रिपीट किए हैं। ठीक है, लास्ट में आपको यहाँ पर एक वो मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको जवाब देना होगा। अब देखिएगा, अगर हम बात करें, सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है ना? तो यार सब ये मूल्यांकन के प्रकार हैं, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई बोले तो कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था, नहीं है, मानक मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन वो होता है जो आप सभी पूरे तौर से हर बच्चे को हर साल पढ़ाया है और आपने पूरे तौर से, यानी आपने देखा कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से बच्चा संतुलन में है या नहीं है, तो उसका मूल्यांकन आपने किया, वही आपका मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, यहां पर प्रौढ़ावस्था की अवधि क्या है? जन्म से अगर हम बात करें 5 ईयर्स तक, तो आप कहते हो शैशवावस्था की बात होती है। 5 से अगर हम 12 साल की तरफ जाएं, बाल्यावस्था की बात होती है। 12 से अगर हम 18 साल तक जाएं, तो ये होती है आपकी कौन सी? किशोरावस्था होती है। इसके ऊपर वाली आपकी प्रौढ़ावस्था हो जाएगी, और इसके ऊपर 60 के ऊपर वाली मृत्यु तक आपकी हो जाएगी वृद्धावस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि आखिर कौन सी यहां पर बुद्धि है उसके अंदर। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अगर हम गाइस बात करें यहां पर, सर जी यहां पर अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा, संगीत में चला जाएगा, क्योंकि वो संगीत बजा रहा है, अपने द्वारा धुन को तैयार किया हुआ उसने अपने म्यूजिकल जो है इंस्ट्रूमेंट पर तैयार किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है यार। सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है गाइस? हाँ जी, मैं एक बार देख लेता हूं बफरिंग हो रहा है क्या। देखिए, सृजनात्मकता का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि बहुत सारे काम, यानी बहुत सारे बच्चे जो है किस तरीके से काम कर सकते हैं, एक काम को कितनी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं साहब, यहां पर अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्रो एंड क्रो के साथ चला जाएगा। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी अधिगम के बारे में, बहुत बार पूछी जाती है। कहा था कि किसने कहा था कि अधिगम आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है, तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। ठीक दोस्तों, है, ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें